नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ASB बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है NCERT लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक नई चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर केमिस्ट्री को अब थोड़ा सा रोक दीजिए, बायोलॉजी के ऊपर ध्यान दीजिए, तो मैं आज से बायोलॉजी की इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। एक चैप्टर आपका केमिस्ट्री का बचा हुआ है, कार्बन एंड इस कंपाउंड, उसको भी मैं जल्द ही कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन बायोलॉजी के 1-2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद। चलिए शुरू करते हैं, लाइफ प्रोसेस को समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस होता क्या। सबसे पहले अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि द मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी और एनी ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कह सकते हैं क्या? द मेटाबॉलिक activity takes place in organism's body called लाइफ प्रोसेस। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब ये होता है कि एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जैसे कि रेस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सारी क्या होती है, लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आती है और ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान होती है। तो ये सारी प्रोसेस अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है या प्लांट बॉडी के अंदर हो रही है तो इसको क्या कहते हैं, हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। चलिए दूसरा डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस का, तो इसको हम यहाँ पर लिख करके समझते हैं लाइफ प्रोसेस के दूसरे डेफिनेशन को। तो क्या कहेंगे, देखिए, जब जो आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी, थोड़ा सा एक सेकंड हमको दीजिएगा, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जो आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है बेटा, इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को कि द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी, ठीक है, कॉल्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी और लाइफ प्रोसेस। यानी कि अगर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन that takes place in an organism's body called लाइफ प्रोसेस। ठीक है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं, हम लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो लाइफ प्रोसेस में आपकी क्या क्या चीज़ें आती है उसको यहीं पर समझ लीजिए। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं तो इसको आप इस तरीके से समझिएगा। एक लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसको बांट लेते हैं ऐसे। लाइफ प्रोसेस के अंदर आपका आता है न्यूट्रिशन। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या आता है, न्यूट्रिशन आता है। फिर क्या आता है आपका, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है आपका, डाइजेशन आ जाता है। जस्ट एक सेकंड आपको दीजिएगा। लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहले न्यूट्रिशन को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या पढ़ना है बेटा, उसके बाद पढ़ना है आपको एक्सक्रीशन को पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है आपको, सर्कुलेशन को पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है इसमें, रेस्पायरेशन को पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या होती है, इन सारी चीज़ों को आपको आपके सिलेबस में पढ़ना है। एक पढ़ना है आपको किसको, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और रेस्पायरेशन। अब इसका सीक्वेंस आगे पीछे है, बट पढ़ते वक्त इसको हम एक सीरियल वाइज से कवर कर लेंगे। तो मैं धीमे बोल रहा हूँ, आराम से आपको समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप समझेंगे एक एक पॉइंट को, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक पॉइंट को आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आती है उसको समझ गए। तो लाइफ प्रोसेस में आपके लिए आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन पढ़ना है,
सर्कुलेशन पढ़ना है जिसको ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे, और रेस्पायरेशन पढ़ना है। तो ये 3 मेन चीज़ों को पढ़ना है। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन के अंदर आपको पढ़ना है क्या क्या? न्यूट्रिशन के अंदर आपको पढ़ना है 2 चीज़ें, वो समझ लीजिए। न्यूट्रिशन के अंदर अगर हम बात करते हैं, जस्ट एक सेकेंड, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के अंदर आपको 2 चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। इसके अलावा आपको पढ़ना है इसमें क्या? डाइजेशन पढ़ना है, ठीक है, डाइजेशन पढ़ना है। डाइजेशन के अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या पढ़ना है आपको? डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है, डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ना है, यानी कि पाचक ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि आज के क्लास में आपको क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है, जिसमें मेन रूप से आपको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है, और इसके अलावा डाइजेशन और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में आपको समझना। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बेहतरीन तरीके से, बिना समय गंवाए एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्लांट और एनिमल के अंदर हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या चीज़ें बताई जाती है उसको भी समझिए। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, तो क्या है? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट कॉल्ड न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म है वो भोजन को ग्रहण करती है और उसका उपयोग करती है, इसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन की आवश्यकता क्यों होती है? वाई न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, या हम कह सकते हैं नीड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको ग्रोथ करना होता है। क्या करना होता है बेटा? उसको क्या करना होता है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, उसको ग्रोथ करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, और अगर बॉडी में कोई इंजरी आ गई तो उसको रिपेयर करना होता है, यानी कि वियर एंड टीयर करना होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है? आपका जो न्यूट्रिशन होता है मेन रूप से आवश्यक होता है, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन आपका आवश्यक होता है, नेसेसरी होता है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है? नीड फॉर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसको क्या करना चाहिए? कोई भी एक्टिविटी करेगा जब, उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या करना चाहिए? एनर्जी का खपत होना चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो एनर्जी मिलेगी आपके न्यूट्रिशन से, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो न्यूट्रिशन करता है एनर्जी के लिए, क्योंकि वो काम करता है तो उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब अगर हम बात करते हैं द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिशन, जो एनर्जी काम करते तो खत्म होती है वो न्यूट्रिशन से मिलती है। ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको आवश्यक होती है विभिन्न प्रकार के पदार्थों की, जिससे वो ग्रोथ कर सके और टूट फूट की मरम्मत कर सके। दीज रॉ मटेरियल्स, ये जो रॉ मटेरियल्स कच्चे पदार्थ होते हैं, आर प्रोवाइड बाय न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो कच्चे पदार्थ होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के द्वारा ऑर्गेनिजम्स को मिलते हैं। आई होप आप इस चीज़ को भी समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं, तो दीज रॉ मटेरियल्स आर प्रोवाइड बाय न्यूट्रिएंट्स हो गया। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स, यानी कि एक चीज़ हमने बताया आपको, तो मैंने आपको क्या बताया? आपको बताया कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। आपने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, और दूसरा देखा नीड ऑफ न्यूट्रिशन। नीड ऑफ न्यूट्रिशन को आपने देख लिया। अब आप बात करते हैं तो आप पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो मटेरियल्स विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो मटेरियल्स होता है जो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, पोषण देता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, और अगर हम बात करते हैं ये सारे क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये आपके मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आवश्यक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंड आर कॉल्ड द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इसको क्या कहते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि बड़े पैमाने में किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये चाहिए होते हैं। मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट
एंड हेंस आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कहने का मतलब ये होता है बेटा, तो आप यहाँ पर समझेंगे कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको मैं लिख करके आपको समझाता हूँ। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स आपके दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट। और दूसरा होता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो बेटा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या आता है आपको? कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। और क्या आ जाता है आपका? कार्बोहाइड्रेट के अलावा यहाँ पर आ जाता है प्रोटीन। और क्या आ जाता है आपका? फैट। ये क्या होते हैं? बॉडी को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, फैट की। जब बॉडी को जिस पदार्थ की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है तो वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विटामिन की और हम बात करते हैं मिनरल्स की, तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, विटामिन और जो मिनरल होते हैं उनकी आवश्यकता बॉडी को कम होती है, स्मॉल अमाउंट में ये चाहिए, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को भी कैच कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा बिकॉज चैप्टर को कंप्लीट करना है और आपको टॉपिक को समझाते हुए सिलेबस को कंप्लीट करना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। अब यहाँ पर चलते हैं अगले हेडिंग की ओर, और जो आपका अगला हेडिंग है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि बात करते हैं तो ये है पोषण का प्रकार। तो मुख्य रूप से अगर हम पोषण की बात करते हैं तो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला जो होता है वो आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और दूसरा जो होता है आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि स्वपोषी पोषण और ये विषमपोषी पोषण होता है। तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करते हो तो यहीं पर समझ लो। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं? खुद से बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? सेल्फ काम करते हैं। और अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक की, ये क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं ऑन अदर। क्या होते हैं? ये डिपेंड होते हैं ऑन अदर, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से कैच कर पा रहे होंगे। तो चलिए अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, यानी कि स्वपोषी पोषण की बात करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के अगर हम नोट्स की बात करते हैं तो नोट्स यहाँ पर क्यों लिखा गया बेटा? क्योंकि ये आपको एक नोट्स की तरीके से समझाया जा रहा है, क्लास 10th का है, ठीक है। यहाँ पर एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम आगे चलेंगे। तो आज के इस क्लास में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। कहने का मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो किसके अंदर होता है बेटा? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो प्लांट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है। और कुछ अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। अब ये आपका जो साइनोबैक्टीरिया होता है बेटा, वो साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो चलिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम समझते हैं एक एक पॉइंट को, बेसिक से लेकर के हीरो तक, यानी कि हम बात करते हैं जीरो से हीरो तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठाने वाले। चलिए यहाँ पर बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। यानी कि अगर हम बात करते हैं पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। बात समझ में आया? कोई भी ऑर्गेनिज्म XYZ, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, विशेषकर यहाँ पर क्या आता है आपका? प्लांट आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और एक आता है आपका यूग्लेना। यूग्लेना ये आपके क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। प्लांट की बात करते हैं तो ये ऑलवेज ऑटोट्रॉपिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं ये भी हमेशा ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से किसकी? हम बात करते हैं यूग्लेना की। तो यूग्लेना जो होता है बेटा, यानी कि यूग्लेना की बात करते हैं तो यूग्लेना जो होता है वो कंडीशन होता है इसको ऑटोट्रॉपिक होने का। कहने का मतलब क्या होता है? जब तक सनलाइट है, जब तक सनलाइट है तब तक क्या होगा? ये ऑटोट्रॉपिक होगा। जैसे ही सनलाइट खत्म हुआ तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा, यानी कि अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को मार करके खाने लगेगा। तो यूग्लेना क्या है? कंडीशनल पर
यानी कि एक कंडीशन होती है, जब तक सनलाइट होगा तब तक ये ऑटोट्रॉपिक रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही सनलाइट खत्म हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के रूप में हो जाएगा। तो आई होप आपको मैंने जो चीज़ बताया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आपको नोट करके समझाते चल रहा हूँ। यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, साफ साफ शब्दों में लिख रहा है ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट का मतलब जो भी आपके पास पेड़ पौधे हैं, नीम का पौधा, आम का पौधा, घास, ये सारे चीज़ें। ब्लू ग्रीन एल्गी, अब देखो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी वर्ड का यूज किया गया है। बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर ही लिख करके बता दिया। ब्लू ग्रीन एल्गी ही साइनोबैक्टीरिया कहलाता है। फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और इसके अलावा एक ऐड हमने आपको और किया था, क्या वो ऐड किया था, यूग्लेना को। यूग्लेना की बात करते हैं, यूग्लेना की बात करते हैं, ये कंडीशनल ऑटोट्रॉपिक होता है। मतलब ये कि सनलाइट रहेगा तो ये ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, सनलाइट जैसे ही गया ये हेटेरोट्रॉपिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन भी देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जब वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। यानी कि वो अपने भोजन खुद से बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट की बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स अपने भोजन को बनाने के लिए यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सिंपल ऑर्गेनिक मैटर को, और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब ये होता है कि जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं। वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिंपल चीज़ें होती है ना, जो भी सिंपल चीज़ें होती है, सिंपल चीज़ों में जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और इसके अलावा सनलाइट हो गया, इन सभी को लेकर के ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। किसका, कॉम्प्लेक्स पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। किसकी वजह से, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं। C6H12O6 का निर्माण कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझने की यहाँ पर ये है कि जो भी आपके ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल को मिला करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं। यानी कि बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा क्या गया उसको समझिए। यहाँ पर साफ शब्दों में आपको समझाया गया है कि जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, जल आता है, सनलाइट आता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और इनसे मिल करके ये क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जाना जाता है। आई होप आप इस चीज़ को कैच कर पाए होंगे क्लियरली। अब अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या प्रोसेस होती है, कैसे ये काम करता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द फुल्ली फिल्ड बाय प्रोसेस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है जो वो फुलफिल्ड प्रोसेस होती है बाय विच ऑटोट्रॉप्स इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड कन्वर्ट दीज इनटू कार्बोहाइड्रेट। यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेते हैं और इनको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। जैसा कि मैंने ऊपर आपको लिख करके बताया कि ये सारी चीज़ों को लेंगे जो कि कच्चे पदार्थ होंगे या फिर हम बात करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, उनको ये लेकर के क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देते हैं, जिसको कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि देखो डायरेक्टली ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के भोजन नहीं बना पाएंगे, इनको क्या करना पड़ेगा, एक पदार्थ की उपस्थिति चाहिए, यानी कि किचन चाहिए, और उस किचन का नाम होता है क्लोरोफिल, और एक आपको लाइट चाहिए जिसको हम कहते हैं सनलाइट, और इन सभी को मिला करके जो प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर आपको मैंने दो चीज़ें समझाने की प्रयास किया है। क्या, पहले समझाने की प्रयास मैंने ये किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल से मिल करके क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि C6H12O6 का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो उपस्थिति होती है वो क्लोरोफिल की होती है और सनलाइट की होती है। अब अगर हम यहाँ पर बेटा बात करते हैं क्लोरोफिल की, जो क्लोरोफिल होता है उसको हम कहते हैं किचन।
ऑफ प्लांट सेल, यानी कि पादप जगत का रसोई के नाम से इसको हम जानते हैं। और सनलाइट जो होता है उसका गैस चूल्हा होता है, क्योंकि सनलाइट की उपस्थिति में ही क्या होती है, ये सारी प्रोसेस होती है। अब अगर हम बात करते हैं एक केमिकल इक्वेशन की, यानी कि रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, तो कैसे, यहाँ पर देखो अगर हम बात करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और इधर सन एनर्जी यानी कि बात करें सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं, अपनी तपती धूप यानी कि सोलर एनर्जी दे रहे हैं। और यहाँ पर क्लोरोफिल है, ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से कैच कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं तो अब आपका मेन हेडिंग शुरू होता है, और वो हेडिंग आपका है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पादप में पोषण की बात करते हैं। तो पादप में पोषण कैसे होता है, तो जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं अपना खुद का भोजन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स यानी कि जो हरे पौधे होते हैं, प्रिपेयर दियर ओन फूड, अपना खुद का भोजन बनाते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी, जो सनलाइट होता है वो एनर्जी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, CO2 जो होता है वो, और H2O जो होता है वो आपका रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड मेड, यानी कि अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, जैसे ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं आपके थोड़ा थोड़ा इस तरीके से संरचना पाई जाती है जिसको ग्रेनम थैलेक्वाइड के नाम से जानते हैं। और यहीं पर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे आगे चल करके क्लोरोप्लास्ट का कैसा होता है, बट अभी आप समझते रहिए एक एक पॉइंट को। ठीक है, अब बात आती है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की बेटा बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके वजह से जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद का बनाते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे बात करते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी मतलब क्या होता है बेटा, सोलर एनर्जी का मतलब होता है सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश होता है वो, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सोलर एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है आपकी केमिकल एनर्जी के रूप में, और कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो सूर्य से आने वाली प्रकाश होती है वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि किसी भी पौधे के अंदर हम बात करते हैं जो हरा पत्ता होता है, इस तरीके से जो पत्ता बना होता है वो पत्ता क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इस पत्ते के अंदर क्या पाया जाता है, एक छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, पोर पाया जाता है, और इसी पोर के अंदर क्या होता है आपका क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट इसमें उपस्थित होता है। और इसलिए अगर हम कहते हैं तो जो लीफ होता है वो फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है, मुख्य स्थल होता है। आगे बात करते हैं, द ग्रीन पोर्शन ऑफ प्लांट कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल, जिसको ग्रीन पिगमेंट के नाम से जानते हैं। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं जनरली जो पौधा होता है उसका पत्ता हरा क्यों होता है, तो पौधे का जो पत्ता हरा होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम एक ही है। क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक के कारण क्या होता है, जो पत्ता होता है वो हरे रंग का दिखाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं जो पौधे होते हैं क्या उसमें पत्ता ही हरा रंग का होता है, किसी भी पौधे की अगर हम बात करते हैं उसमें पत्ते के अलावा अगर आप देखते हैं छोटे पौधे हैं तो जो इसके स्टेम होते हैं यानी कि जो तना होता है वो भी हरा रंग का दिखाई देता है। तो क्या स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है, तो बेटा हाँ, इसका जवाब है हाँ। अगर किसी पौधे का जो स्टेम है वो हरे रंग का है, एकदम ग्रीन कलर का, जैसे अगर हम बात करते हैं घास, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं छोटे पौधे जो होते हैं उसकी बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं सरसों का पौधा हो गया, ठीक है, तो इसमें जो स्टेम होते हैं वो भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे बात करते हैं, द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी
शोन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी कि ऊपर जो आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखा था वो इनकम्प्लीट रिएक्शन था, क्योंकि वहाँ पर आपको केवल समझाया गया था कि कच्चे पदार्थ को मिला करके एक पदार्थ को बनाया जा सकता है जो कि आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए आपके कंप्लीट इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। बेटा मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अगर आप इस चीज़ों को हूबहू अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आते तो एग्जामिनर एकदम खुश होकर के दिल खोल करके नंबर देगा, एक नंबर भी आपका काटने वाला नहीं है। और यहाँ से आपको ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिलेंगे अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो। अब अगर हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के कंप्लीट इक्वेशन की, तो कंप्लीट इक्वेशन में आपको बताया जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आपका वाटर होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिल करके आपके कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करती है, और साथ ही साथ कुछ मात्रा में ऑक्सीजन निकालते हैं और ये जल का भी निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये हो गया बेटा, आप ऐसे समझिए कि किसी पौधे को जो कार्बन डाइऑक्साइड जल मिलता है, ये कहाँ से मिलता है, इसके स्थान को भी हम आपको बताते हैं और कैसे कैसे क्या चीज़ें होती है उसको भी समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हमको जूम कर लेने दीजिए और फिर यहाँ पर एक एक पॉइंट को आपको समझाते हैं। सपोज दैट बात करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर का कलर ले लेता हूँ, फिर इसके बाद समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक जस्ट एक सेकेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, एक पौधा मैंने बना लिया। ठीक है, एक पौधा बना लिया जहाँ पर ये एक आपका पत्ता हो गया, इस तरीके से क्या हो गया, इस पौधे में पत्ता हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक पत्ता बना लिया इस तरीके से, आप इसे समझ लीजिए। अब इधर क्या हो गया, इस पौधे का इधर रूट हो गया, ये क्या हो गया, इसका ये जड़ हो गया, रूट हो गया, यानी कि बात करते हैं ये आपका रूट हो गया। और दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर ये आपका सन हो गया, यानी कि सूर्य हो गया, सन सूर्य भगवान हो गए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं आगे, ये जो सन होता है वो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन सा एनर्जी प्रोवाइड करता है बेटा, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है इस तरीके से। ठीक है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है इस तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से क्या करता है, ये सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम करता है। अब वापस से बात करते हैं, तो ये आपका पूरा क्या हो गया, इधर ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर हो गया, यानी कि पर्यावरण हो गया, समझिए। अब इस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और इधर मिट्टी में क्या होता है बेटा, मिट्टी में आपका जल होता है, यानी कि H2O होता है। ठीक है, H2O होता है, और इसके अलावा क्या होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ठीक है, तो अब जो पौधा होता है वो क्या करता है, इस मिट्टी में जड़ की सहायता से जल को ले जाता है। ठीक है, मिट्टी में जड़ की सहायता से जल को अवशोषित करता है, और जाइलम की सहायता से पानी को क्या करता है, लेकर जाता है पौधे के पत्ते में। इस तरीके से पौधे के पत्ते में क्या आ गया, पानी आ गया, और इधर भी क्या हो गया, पानी आ गया। ठीक है, ये पानी आ गया जड़ से ऊपर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से चले गए इसमें। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा क्या हो गए, वो कार्बन डाइऑक्साइड आपके क्या हो गए, एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण से चले गए पत्ते में। अब पत्ते के अंदर क्या बैठा है, पत्ते के अंदर बैठा हुआ है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्या बैठा हुआ है, आपका क्लोरोप्लास्ट बैठा हुआ है। अब उस क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट के साथ मिलता है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, भोजन बनाना शुरू कर देती है। अब उस भोजन के दौरान क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है। अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन होता है जिसका हम लोग सांस लेने में उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि पानी कैसे निकलती है, तो बेटा पानी जो होता है वो भाप बन करके, यानी कि इवापोरेट होकर के क्या होती है, पानी भाप बनकर, वाष्प बन करके उड़ जाती है। तो आपको एक बात आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए, आपने नाम सुना होगा अमेज़न जंगल की। तो अमेज़न जंगल दुनिया का ऐसा जंगल होता है जो अंतरिक्ष से आपको दिखाई देता है, यानी कि इस पृथ्वी पर ज़्यादातर जो ऑक्सीजन होती है वो अमेज़न जंगल से ही मिलती है। तो वहाँ पर देखते हैं तो बारिश भी बहुत तेज़ होता है। कैसे बारिश होता है, जहाँ पर पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पर जो मौसम होता है वो रेगुलर बराबर टाइम से चलता रहता है, क्योंकि बादल बनाने के लिए आपको पानी की आवश्यकता होती है। और ये पानी कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे पानी को छोड़ते हैं वाष्प बना करके, उसी से आपका बादल बनता है। इस चीज़ को आप समझ गए। तो आई होप आपको मैंने जो चीज़ें बताया है वो सारी चीज़ें आपको एकदम से बेसिक टू जीरो आपको जीरो टू हीरो आपको समझ में आई होगी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये मिल करके सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन कर लेती है। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको मैं समझाने वाला हूँ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले जो कच्चे पदार्थ होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अभी देखिए, सबसे नंबर पर एक पर आता है आपका सनलाइट,
अब ये सनलाइट मिलता कहाँ से, तो आपको ये बेसिक से पता होगा कि बेटा जो सनलाइट होता है इसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, सन होता है। यानी कि आपका जो सूर्य होते हैं, सूर्य भगवान जो होते हैं वो आपको सनलाइट देते हैं, यानी कि ऊर्जा देते हैं, जिसको हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं आगे की पॉइंट में आपको क्या बताया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, सॉरी क्लोरोफिल के बारे में बताया जाए, कार्बोहाइड्रेट ने। क्लोरोफिल की बात करते हैं तो क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है बाई क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। और ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है बेटा, क्लोरोफिल पाया जाता है आपके लीफ यानी कि एक पौधे के पत्ते में पाया जाता है। उसके बाद अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये इंटर करता है थ्रू स्टोमेटा, यानी कि एक पौधे की पत्ता को बना लेते हैं। इस तरीके से पौधे का पत्ता हो गया और इस पत्ते में देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर पाए जाते हैं। आप अगर एक पत्ते को धूप में ऐसे करके देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपको छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। तो वो जो छिद्र होते हैं बेटा वही आपके स्टोमेटा होते हैं, और इस स्टोमेटा के द्वारा जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एंटर करता है। आगे चल करके मैं आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा, एक क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और दूसरा आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। उसका एक हेडिंग ही बताऊँगा, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट एक एक हेडिंग को अलग करके रखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अगर बात करते हैं तो एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर अलग करके आपको बताया है। तो अगर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के द्वारा एंटर करता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीफ। एक पत्ते के अंदर जो स्टोमेटा होती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है और साथ ही साथ जो आपका ऑक्सीजन होता है एज अ बाई प्रोडक्ट वो रिलीज होता है स्टोमेटा के द्वारा ही। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है वाटर यानी कि पानी की बात आती है। ये जो पानी होता है बेटा वो कहाँ से जाता है, तो जो वाटर होता है और उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं क्या, बहुत सारे मिनरल्स। लाइक अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ये सारे मिनरल्स डिज़ोल्व होते हैं वाटर के अंदर। और ये सारे क्या होते हैं, रूट यानी कि जड़ के द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर खींचे जाते हैं, यानी कि एब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये बन सकता है कि वाटर के साथ साथ कौन से चीज़ें जाते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि वाटर के अंदर जो भी डिजॉल्व चीज़ें होती हैं, ठीक है, मिनरल्स जो भी होती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए पानी के साथ साथ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, तो दूसरी चीज़ क्या होती है, जो वाटर होती है वो क्या करती है, वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, यानी कि वाटर जो होती है यानी कि पानी जो होता है वो मिट्टी से आता है थ्रू द जाइलम, जाइलम के थ्रू, ठीक है, इन रूट एंड स्टेम। ठीक है, हम अगर बात करते हैं तो हमने कक्षा 9 में आपको बताया होगा कहीं पर, जो हमसे स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग पढ़ते हैं उनको, या फिर आपने अपने स्कूल में क्लास 9 में पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो बेटा अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम होता है वो कंडक्ट करता है आपके वाटर को। जाइलम क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर को। और जो आपका फ्लोएम होता है, वो क्या करता है, कंडक्ट करता है आपके फूड को, यानी कि भोजन को ले जाने का काम करता है। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ये पौधों में जो आपका वाटर होता है वो जाइलम के द्वारा खींचा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से आती है भैया, एटमॉस्फेयर से आपका जो पत्ता होता है उसमें पाया जाने वाला जो स्टोमेटा होता है उसके द्वारा आती है। तो आई होप आप इस चीज़ों को समझ चुके होंगे कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चे पदार्थ होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे आते हैं और क्या उनका यूज़ होता है। दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है उस चीज़ को भी आपने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया होगा, समझ लिया होगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लिया होगा। लाइफ प्रोसेस के डेफिनेशन को भी समझ लिया होगा। न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं उसमें पहले टाइप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को भी समझ लिया होगा। अब अगर हम बात करते हैं तो आपको समझना है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम मुख्य स्थल की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक पत्ते के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और यही क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया उसको समझिए, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ, क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधे के पत्ते में पाया जाता है जो कि ग्रहण करके रखता है क्लोरोफिल, एक प्रकार का
ग्रीन पिगमेंट होता है और इसमें क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस होता है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, देखो यहाँ पर मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के बारे में डिस्कस करूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं आगे आपको क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम और स्टोमेटा की डायग्राम के बारे में डिटेल से समझाऊंगा, उसकी थियरी को भी बताऊंगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर दिलाता है। इस वजह से मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा भी जिक्र यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ और ना ही स्टोमेटा के बारे में जिक्र करने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक क्या हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं इसको यहाँ पर नहीं छूँगा और आपको क्लियर करके आगे की पॉइंट्स में बताऊँगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में। और साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से जुड़े हुए जितने पॉइंट्स हैं मैं सारे पॉइंट्स को क्लियर करके छोड़ूंगा, चाहे वीडियो 1 घंटे का ही क्यों ना हो जाए। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है आपका मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसको समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाई क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्सॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है केमिकल एनर्जी में और ये स्प्लिट कर देता है, यानी कि ब्रेक कर देता है वाटर को इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी कि देखो जब आपका वाटर होता है, इस वाटर के ऊपर क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये टूट जाता है H2 में और O2 के रूप में। ठीक है, H2 और O2 के रूप में टूट जाता है और ये जो O2 होता है बेटा यही O2 आपका रिलीज होने का काम करता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में क्या बताया जा रहा है उसको भी समझिए, क्योंकि उसको भी समझना आपका ज़रूरी बात है। देखिए अगर हम बात करते हैं आगे की पॉइंट में तो आगे की पॉइंट में कहा जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, वाटर होते हैं, वो सारे क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदलना शुरू हो जाते हैं। सनलाइट एक्टिविटीज क्लोरोफिल्स विच लीड टू द स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, जो वाटर होता है उसको स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। द हाइड्रोजन रिलीज बाय द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हाइड्रोजन होता है वो कहाँ से मिलता है, तो H2O के दौरान, H2O जो स्प्लिट हुआ था, टूटा हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में, वहाँ से क्या होता है आपका ये हाइड्रोजन मिल जाता है क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इज यूटिलाइज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए ये तैयार हो जाता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हो गया आपका। अब यहाँ पर बात करते हैं हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए। तो कार्बन और ऑक्सीजन कहाँ से मिल जाता है बेटा, वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है और बचता क्या है हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन कहाँ से मिल जाता है बेटा, हाइड्रोजन जो होता है वो H2O के स्प्लिटिंग के द्वारा जो आपका हाइड्रोजन होता है वो मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या करती हैं, आपकी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। समझ में आया। तो अब अगर हम बात करते हैं जो ऑक्सीजन बचता है तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, तो ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि एक को प्रोडक्ट होता है कह सकते हैं, या सह उत्पाद कह सकते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट इज द सबसेक्वेंटली कन्वर्ट इनटू स्टार्च। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कार्बोहाइड्रेट आगे चल करके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टोर इन लीव्स, और लीव्स यानी कि पत्ते में स्टोर हो जाता है, एंड अदर स्टोरेज पार्ट, दूसरे जो स्टोरेज पार्ट होते हैं वहाँ पर। तो आई होप जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का, वो चीज़ आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल था इसका स्प्लिट करना, इसका वाटर मॉलिक्यूल का टूट जाना, ये एक लाइट रिएक्शन का पार्ट था। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास किया है। तो यहाँ पर मैं नीचे आपको बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ें होती है, उस चीज़ को भी आप समझेंगे। देखिए अदर स्टेप में अगर हम बात करते हैं अदर पार्ट ऑफ डार्क रिएक्शन, यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आपकी ऑटोट्रॉपिक रिएक्शन होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, वो दो चीज़ों में कंप्लीट होती है। एक आपका जो डार्क रिएक्शन होता है वो, और एक आपका फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं
तो आपकी जो रिएक्शन होती है वो दो तरीके की, एक डार्क होती है और एक क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। अब लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो लाइट रिएक्शन क्या होती है, सनलाइट के उपस्थिति में होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट क्या होती है, अब्सेंट होती है, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं, ये क्या है, आपका एक लीफ है और लीफ में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, सनलाइट अंदर आ रहा है, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है और कार्बोहाइड्रेट क्या हो रहा है, बाई प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है। और ये क्या है, आपके एक पत्ते का सेक्शन है जहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पर देखिए एक पत्ते को काटा गया है, ठीक है, एक जो पत्ता है, एक जो लीफ है उसको काटा गया है और वहाँ पर क्या किया, एक छोटे से स्ट्रक्चर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है जहाँ पर आपके बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं, देखो यहाँ पर आपके जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है और इसी के अंदर सारी की सारी प्रोसेस होती है। तो आई होप आप इस चीज़ को भी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे स्टोमेटा कैसे बनता है और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, क्लोरोप्लास्ट कैसे बनता है उसको समझाएंगे, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आई होप जो भी चीज़ें मैंने आपको अभी बताया है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी और एक एक पॉइंट को आप बारीकी से समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही बायोलॉजी और क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए।